कभी कभी ज़िंदगी में कुछ फैसले हम अपनी हदों से बाहर जाकर लेते हैं और वही फैसले हमें हमारे अंदर के असली इंसान से मिलवा देते हैं। जब मैंने अपनी बिजी ज़िंदगी से थोड़ा वक्त चुराकर सोनमार्ग में बेसिक माउंटेनियरिंग कोर्स किया, तब लगा ये बस एक कोर्स होगा। लेकिन जैसे जैसे दिन बीते कुछ ऐसे दोस्त बन गए, या शायद कहना चाहिए कुछ एक्सीडेंटल दोस्त। कोर्स के बाद मैं तो वापस घर लौट आया था, लेकिन दिल और दिमाग अब भी 5-6 हज़ार मीटर की ऊंचाई वाली उन पहाड़ियों में ही उलझे थे। पहाड़ों का जादू ही कुछ ऐसा होता है, एक बार लग जाए तो फिर दुनिया के शोर में एक अजीब सी खामोशी महसूस होती है। उसी खामोशी में हमने एक प्लान बनाया, जम्मू के किश्तवाड़ रीजन में और दूसरी ओर कबनला पास को क्रॉस करने का एक रॉ और वाइल्ड एक्सपीडिशन। और हम 4 लोग, मैं, यासिर, लियो और हारिस। एक नया मिशन, एक नई मंजिल। ये पास पैदर वैली के कबन गांव को दारलांग साइड से जोड़ता है। यही वो इलाका है जहां मचैल गांव और चंडी माँ का प्रसिद्ध मंदिर भी है। किश्तवाड़ से गुलाबगढ़ तक पहुंचना ही किसी एडवेंचर से कम नहीं था। सोहल गांव तक की सड़क एक तरफ पहाड़ को काटकर बनी हुई खड़ी क्लिफ रोड और दूसरी तरफ गहराई में बहती चिनाब नदी। थोड़ा डर तो था, लेकिन उस डर में भी एक अजीब सा नशा था। शाम होते होते हम सोहल गांव पहुंचे। होमस्टे मिलना मुश्किल हो रहा था। करीब 2-3 घंटे की तलाश के बाद एक छोटी सी प्यारी जगह मिली। एक अंकल और आंटी जी का घर। उन्होंने हमें बेहद स्वादिष्ट लोकल सब्जी और खाना खिलाया, और सुबह के लिए हमने 20 पराठे पैक करवा लिए। ट्रैकिंग में यही तो असली एनर्जी बूस्टर होते हैं। एक्सपीडिशन में पहला रूल होता है लोड डिस्ट्रीब्यूशन। ये कोई पिकनिक नहीं थी, ये अल्पाइन स्टाइल ट्रैक था। यहाँ 100 ग्राम का वजन भी ऊपर जाकर 5 किलो जैसा महसूस होता है। हमने अपने बैग्स खोल लिए। राशन, टेंट, गैस, फ्यूल, स्टोव, फर्स्ट एड, हर चीज़ को ग्राम बाय ग्राम बांटा। और उसी पल हम सिर्फ ट्रैकर नहीं, एक टीम बन गए। सुबह का सोहल जैसे कोई पोस्टकार्ड सामने आ गया हो। नदी बह रही थी, पीछे से सूरज की किरणें पहाड़ों को चूम रही थी, और सामने था कबन गांव की चढ़ाई वाला रास्ता। रक्सैक टाइट किए, पराठे खाए और चढ़ाई शुरू कर दी। एनर्जी हाई थी और सीनरी क्या बताऊं। नदियां, झरने, जंगल, पत्थर, उन सब के बीच हम जितना ऊपर चढ़ते जा रहे थे, लग रहा था कि ये पहाड़ हमें खुद में समेटते जा रहे हैं। तभी रास्ते में हमें दिखी तुपंदियो पीक, जो हमारी मंजिल है, और इसी पीक का पुराना नाम तुपनदेव भी है। हम सब वहीं रुक गए। किसी के मुंह से आवाज़ नहीं निकली, बस आंखों में एक ही सवाल था, क्या इतनी खूबसूरती सच में हो सकती है? करीब 30-40 मिनट हम चुपचाप उसे देखते रहे, जैसे किसी ने आसमान का टुकड़ा ज़मीन पर गिरा दिया हो। लेकिन वक्त कम था और मंजिल अब भी दूर। शाम 3 बजे हम काबन गांव पहुँचे। थके हुए थे और भूख से हालत खराब। कोई ढाबा, दुकान, कुछ भी मिल जाए। लेकिन वहाँ तो हर कोई खेतों में व्यस्त था। हर गली में पूछताछ की, हर दरवाज़ा खटखटाया, और फिर मिले 80 साल के एक दादाजी। शुरू में तो दादाजी ने डांटा, क्या कर रहे हो, क्यों आए हो यहाँ? लेकिन जब हमने अपनी कहानी बताई तो मुस्कुराकर बोले, ये किचन है, जो है खुद बनाओ और खाओ।
हमने खुद से खाना बनाया, खुद भी खाया और दादा को भी खिलाया। लेकिन ये सिर्फ एक लंच नहीं था, ये जिंदगी का एक अनुभव था। 80 साल के उस बुजुर्ग की पहाड़ी कहानियाँ, उनकी मुस्कान और जीवन का अनुभव। बस 2 घंटे में हम उनसे ऐसे जुड़ गए जैसे वो हमारे यार हों। लेकिन अब वक्त ज़्यादा हो चुका था। हमें आज और 8 किलोमीटर चलना था। सुबह से 12 किलोमीटर और 1400 मीटर का वर्टिकल गेन हो चुका था और मुझे हाई एल्टीट्यूड सिकनेस होने लगी। एक ही दिन में 3000 मीटर का गेन, बॉडी और दिमाग पूरी तरह से हिल जाता है। यासिर ने बिना कुछ कहे मेरा रक्सैक उठा लिया। अब उसके बैग का वजन 35 किलो हो चुका था और मैं बिना बैग के जैसे कोई मैराथन रनर बन गया। कैंप साइट पहुँचते ही मैंने और हारिस ने टेंट पिच किया और यासिर और लियो के लिए पॉपकॉर्न, सूप और गर्मा गर्म चाय बना दी। भाई 35 किलो का बोझ उठाया था, उतना रिवॉर्ड तो बनता ही था। पास में कुछ गद्दी के डेरे थे, बीच में नदी बह रही थी। हमने टॉर्च से सिग्नल दिया और वो लोग नदी पार कर हमारे पास आ गए। थोड़ी बातें हुई, कल का प्लान डिस्कस हुआ और फिर हम सो गए। रात को मुझे जोर से सूसू आई। बाहर निकलने का बिल्कुल मन नहीं था। थोड़ी देर कंट्रोल करने के बाद मुझे बाहर निकलना ही पड़ा। जब टेंट से बाहर निकला तो मैं हिल गया। आसमान में लाखों सितारे, चारों तरफ सितारों में डूबे पहाड़, ठंडी नदी का शांत सा शोर। ऐसा लग रहा था जैसे मैं सपना देख रहा हूँ। खुद को पिंच किया, मुंह धोया, पर ये कोई सपना नहीं था, ये पहाड़ थे। मैंने तुरंत सबको जगा दिया, उठ जाओ, देखो क्या नज़ारा है। आज के प्लान के मुताबिक हमें काबन ला पास क्रॉस करके दारलंग नाले की ओर उतरना था, पर यह आसान नहीं था क्योंकि हमारे पास कोई गाइड नहीं था, सिर्फ एक ऑफलाइन मैप था और भरोसा। कल का सफ़र 24 किलोमीटर लंबा था और 2000 मीटर की चढ़ाई ने शरीर तोड़ दिए थे। ऐसे में रेस्ट का मन तो लाजमी था, मगर अब हम वहाँ थे, उस जादुई जगह पर जहाँ से तुपिंदियो और आसपास की वादियाँ एक ख्वाब जैसी लगती थी। सच कहें तो वहाँ से निकलने का मन ही नहीं था। सुबह हम फ्रेश हुए, ब्रेकफास्ट किया और फिर बच्चे बन गए। सच में जैसे प्ले स्कूल के बच्चे हों, ना कोई फिक्र, ना कोई फिजूल की जल्दबाजी, बस वो लम्हा, वो हंसी और वो बर्फीली धूप की गर्माहट। ऐसा लगा जैसे ज़िंदगी यही है, इन लम्हों को जियो, कल किसने देखा है। कभी कभी पहाड़ों पर वक्त भी रुक जाता है ताकि इंसान खुद को पा सके। फिर याद आया, अरे हमें तो आगे भी जाना है। फिर सबकी सहमति से तय हुआ कि आज हम हैंग्यू लेक के पास ही ग्लेशियर पर कैंप करेंगे। वो कोई 6-7 किलोमीटर दूर था। अब तो हमारा मूड एकदम फुर्सत वाला था। चलते रहे, रुकते रहे और हर कुछ कदम पर तुपिंदियो को निहारते रहे। हर 5 सेकंड के बाद उसे देखकर बस यही लगता था, यार ये जगह तो जन्नत है। शाम तक हम हैंग्यू लेक पहुंच चुके थे। 4200 मीटर की ऊंचाई पर हरा और नीला पानी, शांत सा, ठंडा सा, चारों ओर बर्फ। हमने टेंट लगाए, चाय और पॉपकॉर्न बनाई और फिर शुरू हुई हमारी महफिल, जहां हैरिस की सूफियाना आवाज़ ने शाम को एक और ही रंग दे दिया। चाय के बाद खाना बनाया, खाया और सो गए। मगर अगले दिन का सफ़र आसान नहीं था। आज हमें सुबह जल्दी उठना था क्योंकि आज का दिन मुश्किल था। ब्रेकफास्ट किया, रक्सैक उठाया और निकल पड़े अगली मंजिल की ओर। अब सामने थी एक चुनौती, एक तेज़ बहती नदी, और जब ज़ीरो टेम्परेचर में उसका पानी थोड़ी खोजबीन के बाद जहाँ संभव था वहाँ से पार किया।
पानी में कदम रखते ही जैसे सांसें जम गई, पर पार करना ही था, क्योंकि और कोई रास्ता नहीं था। हाथ पांव सुन, पर हिम्मत अब भी बाकी थी। अब असली लड़ाई शुरू हुई। आज हमें करीब 1000 मीटर ऊपर चढ़ना था, ताकि कबन ला पास तक पहुंच सके। ऑल्टीट्यूड बढ़ता गया और हर कदम के साथ शरीर थकता गया। लियो और यासिर आगे थे, हैरिस और मैं थोड़ा पीछे। अब ग्लेशियर और कीचड़ वाला हिस्सा शुरू हो चुका था, पर दिल में उम्मीद थी, शायद पास अब पास है। हर कदम पूछता था, और कितना बाकी है। कुछ दूर बाद देखा यासिर और लियो ऊपर बैठे हैं। मन में खुशी की लहर दौड़ गई, शायद हम पहुंच गए। पर जैसे ही वहां पहुंचे तो सामने दिखा एक विशाल ग्लेशियर। मन ने कहा, बस अब और नहीं। पर पैर चलते रहे। दिल टूटा, लेकिन हिम्मत नहीं। वो भी पार किया, और जैसे ही ऊपर पहुंचे उम्मीद थी कि अब पास मिल जाएगा, पर वहाँ कुछ भी नहीं था। शाम के 4 बज चुके थे और अभी भी पास दूर था। आगे बढ़ना खतरों से खाली नहीं था, रास्ता भी साफ नहीं था। फिर एक छोटा सा फ्लैट स्पॉट देखा और टेंट वहीं लगा दिया। मोबाइल से एल्टीट्यूड चेक किया। हम खड़े थे 5225 मीटर पर और कबनला पास था 4950 मीटर पर। ये क्या, हम तो पास से भी ऊपर आ गए थे। खुद को समझने में 30-40 मिनट लग गए कि हम गलती से किसी और पहाड़ पर आ गए हैं। ये कबनला नहीं है। यासिर सबसे ज़्यादा रोया और फिर हम सब रो पड़े। कुछ मिनटों तक सन्नाटा था। फिर एक दूसरे की शक्ल देखकर हंसी आ गई। हमें लगा था मंजिल पा ली, पर मंजिल नहीं, कोई और ही कहानी मिली। इस कहानी में ट्विस्ट तब आया जब मैं 8 महीने बाद एक पुराना हिमालयन जर्नल पढ़ रहा था। तभी मेरी नज़र एक ब्लॉग पर गई जिसमें किश्तवाड़ का जिक्र था। वहाँ एक नाम लिखा था, अग्यासूल पीक। 1980 में एक ब्रिटिश टीम ने अग्यासूल चोटी पर चढ़ने की कोशिश की थी, लेकिन सफल नहीं हो सके। 1981 में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से एक टीम आई और सिर्फ एक सदस्य ही चोटी पर पहुंच सका। इस टीम ने जिस जगह अपना एडवांस बेस कैंप बनाया था, ये वही जगह थी जहां हमने कैंप लगाया था, बिना जाने बिना समझे। मुझे याद आई वो शाम जब हमने वहाँ कुछ पुराने लोहे के डब्बे, एनर्जी ड्रिंक के रैपर और दूध के पैकेट देखे थे। तब लगा था किसी पुराने ट्रैकर का सामान होगा। अब समझ आया वो एक पुरानी एक्सपीडिशन का हिस्सा था। हम सोच रहे थे कि हम रास्ता भटक गए, लेकिन असल में एक अधूरी कहानी के बीच पहुंच गए थे। जो जगह हमें गलती लग रही थी वो किसी का सपना था, और शायद पहाड़ ने हमें बुलाया था ताकि हम उस अधूरी कहानी को महसूस कर सकें। कभी कभी हम सफ़र नहीं चुनते, सफ़र हमें चुनता है। उस रात हम 5225 मीटर की ऊंचाई पर थे, जहाँ सांस लेना भी मुश्किल था। ये ऊंचाई एवरेस्ट बेस कैंप के बराबर है, और हर मुस्कान के पीछे एक डर छुपा था। पहले तो हंसी आई, फिर मौसम ने रंग बदल लिया। तेज़ हवा, बिजली की कड़क, बर्फीला तूफान और दूर से ग्लेशियर टूटने की आवाज़ें। टेंट बर्फ के नीचे दबता जा रहा था। तभी हैरिस ने हिम्मत दिखाई। रेन सूट पहनकर बाहर निकला और टेंट से बर्फ झाड़ता रहा, जबकि हम अंदर खाना बनाने लगे। तूफान थमा तो खाना खाया, पर असली मुश्किल अब शुरू हुई। एक स्लीपिंग बैग हम कबन में ही भूल गए थे। हमने एक रोस्टर बनाया था। साइड वाले 2 लोग स्लीपिंग बैग में सोएंगे और सेंटर में 2 लोग एक बैग को ब्लैंकेट बनाकर। ये हम रोटेशन में करते थे। अब -10 डिग्री में आज मेरे और लियो की बारी थी एक ही स्लीपिंग बैग में सोने की। लेकिन नींद कहाँ। हर थोड़ी देर में ग्लेशियर टूटने की आवाज़ आती
और हम छत की ओर देखते हुए बस ऊपर वाले को याद करते रहे। सुबह जब आँख खुली तो जिस ओर हम भटके थे वहाँ से तुपिन-देव की जो झलक मिली, जब सूरज निकला तो सामने जो नज़ारा था शायद ही किसी ने देखा होगा। तुपिन-देव का वो एंगल जो किसी किताब में नहीं मिलेगा। यहाँ पे आप देख सकते हो कि हम पानी कैसे बना रहे हैं 5000 पे, और आपको दिखाता हूँ। गुड मॉर्निंग। नज़ारे दिखाओ इनको, हम तो दिखेंगे ही फिर से। नज़ारे देखो, अभी बंद हो गई विजिबिलिटी पूरी। कमलनाथ तो अब भूल ही चुके थे। अब मन में सिर्फ एक बात थी, ये नज़ारा ही सफ़र की असली मंजिल है। हमने सारा सामान पैक किया और उतरना शुरू किया। हैरानी की बात यह थी कि हमारे दिल में ज़रा सा भी अफसोस नहीं था कि हम कमलनाथ पार नहीं कर पाए, क्योंकि जो देखा, जो जिया, वो किसी भी समिट से कम नहीं था। कबन वैली की खूबसूरती बस लफ्ज़ों से परे है। इतनी शांत, इतनी साफ कि अभी तक वहाँ सिर्फ लोकल लोग ही जाते हैं, और कुदरत जैसे बिल्कुल वैसी की वैसी बची हुई है। हमें फिर से वही नदी पार करनी थी, और ऐसे वक्त में जब पानी तेज़ हो तो दिल और दिमाग दोनों का संतुलन बनाना पड़ता है, तब जाकर पहाड़ कोई रास्ता देता है। धीरे धीरे हम उसी जगह पहुंच गए जहां हमने पहला कैंप लगाया था। गद्दियों के पास बैठकर गर्मा गर्म चाय पी, थोड़ा आराम किया और निकल पड़े कबन गांव की ओर। प्लान था कि कबन-ला पार करके मुनीला पार होते हुए जांस्घाट जाना है, लेकिन अब नहीं हो पाया। अब एक ही उम्मीद बची थी, दादाजी का घर। जैसे ही पहुंचे दादाजी की हंसी छूट गई। अरे वाह, 2 दिन पहले तो बड़े बड़े प्लान बना रहे थे, अब क्या हुआ? हम भी मुस्करा दिए, क्योंकि हमें खुशी थी कि अब दादाजी के साथ और समय मिलेगा और उनसे असली ज्ञान, असली कहानियाँ सुनने को मिलेंगी। रात को फिर खाना बनाया, साथ बैठकर खाया, लंबी बातें हुई और फिर चैन से सो गए। अगली सुबह आराम से उठे और वापस सोहल की ओर निकल पड़े। लेकिन जाते जाते दादाजी से वादा करके आए कि अगले साल फिर आएंगे, पूरे मन, नई उम्मीद और अधूरी कहानी को पूरा करने की चाहत के साथ। जिंदगी की सबसे खूबसूरत मंजिलें अक्सर उस रास्ते पर मिलती हैं जिसे हम कभी सोचते भी नहीं। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और फिर मिलते हैं एक नई जगह, नया एडवेंचर और नई कहानी के साथ। अगर आपको हमारी कहानी रोमांचक लगी हो तो सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें।